हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्माकोलॉजी सीरीज़। तो इसके पहले हमने पढ़ा कोलिनर्जिक्स, फिर एंटी कोलिनर्जिक्स। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक एड्रीनर्जिक्स। ठीक है, जैसे कोलिनर्जिक्स में हमने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था, यहाँ भी हम सबसे पहले रिसेप्टर्स पढ़ेंगे और फिर जो ड्रग है वो कैसे एक्ट करते हैं, उनका यूजेस क्या है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं इनको सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स भी बोला जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। ठीक है, अल्फा रिसेप्टर इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स, अल्फा 1 और अल्फा 2। और बीटा रिसेप्टर से तीन टाइप के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये जो दोनों अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर्स है, ये दोनों आपके होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको रिसेप्टर्स, उनकी लोकेशन और एक्शन बताता हूँ। ठीक है तो सबसे पहले अल्फ़ा 2 रिसेप्टर। ठीक है, जो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर है इसका मेन लोकेशन होता है प्रीसिनेप्टिकली। ठीक है, तो प्रीसिनेप्टिकली क्या करता है, आपका जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसके रिलीज़ को इनहिबिट करता है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पे। अगर अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट आ गया तो क्या करेगा, आपके नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ को इनहिबिट करेगा। ठीक है, और जो आपका अल्फ़ा 2 रिसेप्टर है वो और कई जगह होते हैं, जैसे कि बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। यहाँ पे क्या करेंगे, इंसुलिन के सिक्रीशन को डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे। फिर जो सिलियरी एपिथेलियम पे अल्फा 2 रिसेप्टर है, क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। और जो सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स पे अल्फा 2 रिसेप्टर से क्या करेंगे, नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, सेम। अब ये हो गया अल्फा 2 रिसेप्टर्स के बारे में। आपको मेनली याद क्या रखना है, लोकेशन कहाँ है, प्रीसिनेप्टिकली, और फंक्शन क्या है, इनहिबिशन ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, अब आते हैं अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स। तो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स कई जगह प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड वेसल पे। तो जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर ब्लड वेसल पे प्रेजेंट होते हैं, तो जब ड्रग आएगा तो क्या करेगा, एगोनिस्ट आएगा तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। ठीक है, अल्फ़ा 1 जो कि ब्लड वेसल पे क्या कराएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब ये कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये जब मैं आपको अल्फ़ा रिसेप्टर्स पढ़ाऊँगा, अल्फ़ा मतलब रिसेप्टर्स पे एक्ट होने वाली ड्रग्स पढ़ाऊँगा, तब आपको अच्छे से समझ आएगी। पहले ये एक लाइन बता देता हूँ बस, कि जो अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट आएंगे तो क्या करेंगे, हाइपोटेंशन में यूज़ होंगे। अब क्यों, तो दिमाग लगाओ, जहाँ वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है वहाँ ब्लड प्रेशर, जहाँ हाइपोटेंशन हो रहा है वहाँ ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, इसके कारण हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये बाकी आपको बाद में आ जाएगा। अब दूसरा लोकेशन है रेडियल मसल्स ऑफ आई। तो आई पे जाके क्या कराएगा, मेड्रियासिस। ठीक है, थोड़ा एंटीकोलिनर्जिक जैसा ही है सेम। तो रेडियल मसल्स पे क्या कर रहा है एक्शन, मिड्रियासिस। तीसरा लोकेशन है इसका इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर पे। अब यहाँ पे जाके क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द स्पिंटर, सॉरी। फिर चौथा लोकेशन है आपका वेसिको यूरिटरी जंक्शन। यहाँ पे भी क्या काम है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराना। ठीक है, तो ये चार मेनली लोकेशन है आपके अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स पे। तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स पे हमने देखा कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, फिर हमने रेडियल मसल्स पे देखा, आई पे क्या हो रहा था, मेड्रियासिस। फिर यूरेथ्रल स्पिंटर पे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इसका मतलब टोन बढ़ रहा था। ठीक है, और वेसिको यूरेटरी जंक्शन पे फिर से कॉन्स्ट्रिक्शन, फिर से इंक्रीज इन द टोन। ठीक है, ये हो गया अल्फ़ा रिसेप्टर्स के बारे में। अब आते हैं बीटा रिसेप्टर्स। मैंने आपको बताया था बीटा रिसेप्टर्स हर पे तीन टाइप के हैं, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। तो एक एक करके इनके लोकेशन और फंक्शन पे जाएंगे। सबसे पहले बीटा 1 का मेन कहाँ लोकेटेड है, बीटा 1 मायोकार्डियम और किडनी, मतलब हार्ट और किडनी पे। अब इनका दोनों पे एक्शन देखते हैं। तो जब हार्ट पे प्रेजेंट है, क्या करेगा, इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ेगा और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। और जो किडनी पे प्रेजेंट है वो क्या करेगा, आपके रेनिन के रिलीज को बढ़ाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, सबसे पहले जो आपका हार्ट पे था वो क्या कराएगा, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा, और जो किडनी पे था वो क्या करेगा, रेनिन के रिलीज को बढ़ाएगा। ये है बीटा 1 रिसेप्टर्स। अब जाते हैं बीटा 2। बीटा 2 रिसेप्टर्स मेनली आपको याद रखना है लोकेटेड होते हैं स्मूथ मसल्स पे। ठीक है, अब स्मूथ मसल्स में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब जो स्मूथ मसल्स दो टाइप के होते हैं, फिर जो सबसे पहले हम देखते हैं वैस्कुलर स्मूथ मसल्स। अब वैस्कुलर स्मूथ मसल्स पे क्या करेगा, वैसो डायलेशन मतलब आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा, है ना। तो बीटा 2 रिसेप्टर का एक्शन क्या है, स्मूथ मसल्स पे वैसो डायलेशन। और अब जब ब्रोंकस पे एक्ट कर रहा है
क्या करेगा, ब्रोंको डायलेशन। ठीक है, पहला वैसोडाइलेशन और दूसरा ब्रोंको डायलेशन, ये है बीटा 2 रिसेप्टर्स। ठीक है, अब आपको अगर याद रखना है तो बीटा 2 के और भी आप याद रख सकते हो, जैसे कि स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है लीवर पे, है ना। तो लीवर पे क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ाएगा। फिर स्केलेटल मसल पे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है, और एक और याद रख लो कि अपटेक ऑफ पोटेशियम को बढ़ाता है। ये तो एडिशनल यूजेस है बीटा 2 रिसेप्टर्स के। बीटा 2 रिसेप्टर्स ये 3 जगह भी होते हैं। ठीक है, तो मेन तो आपको यही याद रखना है कि वैसोडाइलेशन और ब्रोंकोडाइलेशन ब्रोंकस पे, और वैसोडाइलेशन वैस्कुलर स्मूथ मसल्स पे। ठीक है, अब और कहाँ होता है स्मूथ मसल्स, और कहाँ होते हैं आपके ब्लैडर पे। तो ब्लैडर पे क्या कराएगा, रिलैक्सेशन। ठीक है, और अब ये हो गया बीटा 1 बीटा 2। अब आते हैं बीटा 3 रिसेप्टर्स। बीटा 3 रिसेप्टर्स का आपका मेनली लोकेशन है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में जाके क्या करेंगे, लाइपोलाइसिस। इसलिए अब लाइपोलाइसिस करा रहे हैं, इसका मतलब बॉडी वेट को कम करने में ये यूज होते हैं, बॉडी वेट को कम करने में यूज होता है बीटा 3 एगोनिस्ट ड्रग। ठीक है, ये हो गया बीटा रिसेप्टर्स। ठीक है, अब हम आते हैं एड्रिनर्जिक ड्रग्स पे। तो अगर ये आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो ये एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स है, अगर इनका लोकेशन और एक्शन आपको पता है तो आपको बीटा एड्रिनर्जिक जो ड्रग्स है, एड्रिनर्जिक ड्रग्स को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रिनर्जिक ड्रग्स, जिनको हम बोलते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो सबसे पहले अब ये एक ट्रिक है जिससे आप इसका याद रख सकते हो हेडिंग्स, कप बैंक। तो सी से क्या आएगा, सबसे पहले कार्डियक स्टिमुलेंट। सारे एग्जांपल्स याद नहीं रखने हैं फिर से। कार्डियक स्टिमुलेंट्स में याद रखो एड्रिनलिन और डोब्यूटामाइन। ठीक है, फिर यू से आपका आएगा यूट्राइन रिलैक्सेंट्स, साल्ब्यूटामाइल और टर्ब्यूटालिन याद रखो। और जिसको याद रखना है रिटोट्रिन भी याद रख सकता है, बट ये दोनों ईजी याद रखने के लिए। फिर पी से आपका आएगा प्रेशर एजेंट्स, इसमें नॉर एड्रेनलिन याद रखो, डोपामाइन याद रखो और एफिड्रिन, ईजी है। फिर बी से ब्रोंकोडायलेटर्स आपको पता ही है, सब याद रख लो, साल्ब्यूटामॉल, साल्मेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, ईजी। फिर ए से आपको आएगा एनोरेक्टिक्स में याद रखो एम्फेटामीन और फेनफ्लुरामीन। ठीक है, ये दो याद रखने हैं। फिर एन से आता है आपका CNS स्टिमुलेंट्स, एन से आपका आता है नेसल डिकंजेशन में याद रखो ज़ाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन और नेफेजोलिन। सेम साउंड करते हैं तो याद रखने में इजी जाएगा, ज़ाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन और नेफेजोलिन। फिर सी से याद रखना है CNS स्टिमुलेंट्स, एम्फेटामिन और डेक्साम्फेटामिन। ठीक है, ये हो गया इनका क्लासिफिकेशन। ट्रिक आपको याद रखनी है, कप बैंक। अब जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एड्रिनलिन। तो देखिए, ये जो एड्रिनलिन है आपका, एड्रिनलिन क्या करता है, आपके सारे रिसेप्टर्स जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3, इन रिसेप्टर्स पे जाके इफेक्ट्स कॉज कराता है। ठीक है, ये है सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन इसके। अब इसकी देखते हैं एक्शंस क्या है। अब ये रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट होना, इसका हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सारे रिसेप्टर्स पे जाएगा और एक्ट करेगा। अब ये एक्शन क्या कराएगा, तो एक एक करके इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखते हैं सिस्टम वाइज। सबसे पहले देखेंगे CVS। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले आता है आपका हार्ट। अब हार्ट में क्या कर रहा है, अब हमको पता है कि एड्रेनलिन सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन है, तो क्या है, ये ऑब्वियसली कार्डियक स्टिमुलेंट है। तो क्या करेगा, अब बताओ हार्ट पे रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, बीटा 1। तो बीटा 1 रिसेप्टर्स पे मैंने क्या बोला था कि हार्ट रेट बढ़ेगा और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, इसका मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा था। तो क्या क्या हो रहा था, देखो, इंक्रीजिंग हार्ट रेट, फिर इंक्रीजिंग मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इंक्रीजिंग कंडक्शन वेलोसिटी, इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट, इंक्रीजिंग ऑटोमेटिसिटी, सब कुछ बढ़ रहा है। ठीक है, अब हार्ट के बाद ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना आपको पढ़ना है, अच्छे से ध्यान देना कि जो ब्लड वेसल्स है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे, ठीक है, वहाँ पे होती है अल्फा 1 रिसेप्टर्स। तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स का मैंने आपको क्या काम बोला था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है। तो क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन। पर और क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट किसको कर रहा है, रीजनल और मिसेंट्रिक पल्मोनरी और स्प्लैंकनिंग वेसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अल्फा 1 रिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट है, तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। पर आपके जो ब्लड वेसल्स है और कोरोनरी वेसल्स, इन पे होता है बीटा 2 रिसेप्टर्स। इसके कारण क्या होगा, डायलेशन। ठीक है, वैसे डायलेशन हो रहा था बीटा 2 पे। तो जब आप इंट्रावेनस एड्रेनलिन दोगे
तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशियल राइज होगा बीपी में ड्यू टू अल्फा 1 रिसेप्टर्स, ठीक है। अल्फा 1 के कारण राइज इन बीपी हो रहा था, और फिर क्या होगा, बीटा 2 के कारण डिक्रीज होगा बीपी, ठीक है। इनिशियली क्या होगा, राइज इन बीपी ड्यू टू अल्फा 1 और हार्ट रेट भी बढ़ रहा है, फॉलोड बाय फॉल इन बीपी ड्यू टू बीटा 2। तो अब ये हो गया इसका नॉर्मल एक्शन एड्रेनलिन का। सबसे पहले जाके अल्फा 1 पे जाएगा, अल्फा 1 पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करके बीपी बढ़ा देगा, फिर बीटा 2 पे जाएगा, वैसोडायलेशन करके बीपी कम करेगा। पर जब आप अगर अल्फा ब्लॉकर दोगे, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा, जब अल्फा ब्लॉकर दोगे तो जो अल्फा का एक्शन था अल्फा 2 का, ये तो ब्लॉक हो गया। इसका मतलब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है, तो बस एड्रेनलिन यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा जाके, तो बस कहाँ एक्ट करेगा, बीटा 2 पे। तो बीटा 2 पे एक्ट करेगा तो बस क्या होगा, वैसो डायलेशन, है ना, क्योंकि अल्फा तो हो गया ब्लॉक, क्योंकि आपने दे दिया अल्फा ब्लॉकर। तो जब एड्रेनलिन जाके बस बीटा 2 पे एक्ट कर रहा है और आपका बीपी कम हो रहा है, इसको ही हम बोलते हैं वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, ठीक है। समझ गया? एक बार फिर से बताता हूँ आपको। देखो, जब अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन में हम जब एड्रेनलिन दे रहे हैं, तो एड्रेनलिन क्या है, सारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, अल्फा 1 पे जाके एक्ट करेगा। तो अल्फा 1 पे जाके एक्ट करेगा। तो मैंने क्या बोला कि अल्फा 1 पे जाके एक्ट करेगा तो क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा था, बीपी बढ़ रहा था, है ना। अब अल्फा 1 पे हो गया, बीटा 1 पे क्या करेगा, आपके हार्ट रेट को बढ़ाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब डोज बढ़ता है तो बीटा 2 पे जाके एक्ट करके क्या कराएगा, वैसोडायलेशन। यह है इसका नॉर्मल फिनोमेना, जिसको ही हम बोलते हैं बाइफेजिक इफेक्ट, है ना, कि अल्फा 1 और बीटा 2 दोनों पे एक्ट कर रहा है, पहले वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन फिर वैसोडायलेशन। अब जब आप अल्फा ब्लॉकर दोगे और अल्फा ब्लॉकर देने के बाद अगर आपने एड्रेनलिन दिया, इसका मतलब अल्फा 2 आपका अभी ब्लॉक है, मतलब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, है ना। अब फिर एड्रेनलिन क्या करेगा, बस बीटा 2 पे जाके एक्ट करेगा और क्या होगा, इसका बस एक्शन होगा वैसोडायलेशन, जिससे बीपी डिक्रीज। इसको ही हम क्या बोलेंगे, वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। अब इसमें कई बार पूछता है वैसोमोटर रिवर्सल, ठीक है, ये एडिशनल पॉइंट है। तो रिवर्सल क्या होगा, यहाँ पे हमने दिया था अल्फा ब्लॉकर और फिर दिया था एड्रेनलिन। अब इधर क्या करेंगे, देंगे बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर सबको पढ़ाऊंगा मैं। तो बीटा ब्लॉकर दिया तो इसका मतलब अभी क्या हो गया, बीटा 2 का जो एक्शन हो गया ब्लॉक हो गया, इसका मतलब वैसोडायलेशन नहीं होगा। तो एड्रेनलिन क्या करेगा, बस अल्फा 1 पे जाके एक्ट करेगा। तो अल्फा 1 पे जाके क्या करेगा, बीपी को बढ़ाएगा, बस बीपी कम नहीं होगा, बस बढ़ेगा, क्योंकि बीटा तो ब्लॉक है, अल्फा ही है बस। इसको क्या बोलेंगे, वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, ठीक है। ये था रिवर्सल, ये तो याद ही रखो, रिवर्सल भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया सीवीएस पे एक्शन। अब नेक्स्ट एक्शन है आरएस पे। तो आरएस पे मुझे बताओ कहाँ प्रेजेंट था बीटा 2 रिसेप्टर, ब्रोंकस पे, और क्या करा रहा था, ब्रोंको डायलेशन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ इसका यूज़ कहाँ कर सकते हो आप, अस्थमा, है ना, यूजेस बताऊंगा बाद में, बट क्या एक्शन याद रखो, ब्रोंको डायलेटर है बीटा 2 पे एक्ट करके, ठीक है। और क्या करता है, इनिबिट्स द रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स फ्रॉम मास्ट सेल्स, जो कि बीटा 2 पे है ना। अब जीआईटी पे क्या कर रहा था, सारे स्मूथ मसल्स को क्या कर रहा है, रिलैक्स। अल्फा और बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इससे कारण क्या होता है, इट रिड्यूसेस द इंटेस्टाइनल टोन एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। अब ब्लैडर पे मैंने क्या बोला था, बीटा 2 रिसेप्टर क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंटर और रिलैक्सेशन ऑफ द डेट्रिजर मसल। बीटा 2 के कारण क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन, अल्फा 1 के कारण क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंटर, ठीक है। अब लास्ट 5th एक्शन है सीएनएस पे। तो सीएनएस में क्या होगा, आपके अंडर थेरेपेटिक डोजेस जो एड्रेनलिन होता है ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता, हैंस जो सीएनएस साइड इफेक्ट्स होते हैं वो है मिनिमल। बट अगर आप हाई डोजेस दोगे एड्रेनलिन के तो इट में कॉज हेडेक, रेस्टलेसनेस एंड ट्रीमर्स। फिर जाते हैं लास्ट एक्शन आई पे क्या कर रहा है, एड्रेनलिन पहली पुअर पेनिट्रेशन होता है थ्रू कॉर्निया, इसके कारण बस टॉपिकली अप्लाई करते हैं हम आई में, ठीक है। ग्लाउकोमा में यूज़ होता है, यूजेस बताऊंगा, ठीक है। तो ये थे सारे फार्मेकोलॉजिकल सेक्शन ऑफ एड्रेनलिन, सीवीएस पे, फिर आरएस पे, फिर जीआईटी, ब्लैडर, सीएनएस और आई।
यहाँ पे मैंने आपको रिवर्सल ऑफ डेल भी पढ़ा दिया और रिवर्सल ऑफ डेल भी पढ़ा दिया, ठीक है। अब चलते हैं यूजेस ऑफ एड्रेनालिन। तो यूजेस ऑफ एड्रेनालिन की एक बहुत ईजी ट्रिक है, देखो ABCDEFG, दिस इज़ द ट्रिक फॉर यूजेस ऑफ एड्रेनालिन। तो ए से क्या होगा, सबसे पहले एनाफिलैक्टिक शॉक। तो एनाफिलैक्टिक शॉक में हम क्या करते हैं, एड्रेनालिन को यूज़ करते हैं इन 1:1000 सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसके बाद अब एड्रेनालिन को एनाफिलैक्टिक शॉक में यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो मेनली 0.3 to 0.5 ml यूज़ करते हैं हम ऑफ 1:1000 सॉल्यूशन ऑफ एड्रेनालिन, ठीक है। अब क्या होगा, एड्रेनालिन तो सारे रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले जाएगा बीटा 1 पे, क्या करेगा, एक एक करके आपका हार्ट रेट बढ़ाएगा और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा। फिर अल्फ़ा 1 पे जाके क्या कर रहा था, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। अब क्या होगा, इन एक्शंस के कारण आपका बीपी बढ़ गया, मतलब जो शॉक था वो आप रिकवर कर रहे हो, है ना। अब इसके बाद ए हो गया, ए के बाद बी से आता है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में भी आप क्या करते हो, 0.3 to 0.5 ml डोज देते हो 1:1000 सॉल्यूशन में, जिसके कारण ब्रोंकियल अस्थमा में आप एड्रेनालिन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में अभी आप एड्रेनालिन देते हो 1:10,000 सॉल्यूशन में, ठीक है। अब कार्डियक अरेस्ट हो रहा था, इसका मतलब हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर रहा है आपका इफिशिएंटली, तो हार्ट रेट भी कम है, तो एड्रेनालिन देके वो सब ठीक कर दोगे। फिर डी से क्या होता है, इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ लिग्नोकेन, इसको देते हैं 1:1 लाख सॉल्यूशन में, ठीक है। अब क्या करता है, मेनली जो आप एड्रेनालिन के साथ लिग्नोकेन दे रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो लोकल एनेस्थेटिक का ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एड्रेनालिन को देते हैं लिग्नोकेन के साथ। फिर ई से आता है एपिस्टैक्सिस, इसमें भी आप एड्रेनालिन को यूज़ कर सकते हैं ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। अब ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज कैसे रोकेगा, एड्रेनालिन कराएगा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे ब्लीडिंग रुक जाएगा। फिर आता है फंडस एग्जामिनेशन में यूज़, और लास्ट में ग्लाउकोमा मैंने आपको बोला कि टॉपिकली यूज़ हो रहा था, ठीक है। अब ये हो गए यूजेस ऑफ एड्रेनालिन। अब आते हैं एडीआर। तो देखो एड्रेनालिन के एडीआर सबसे ईजी है, याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शंस याद है, और अगर आपको यूजेस याद है, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस का अगर ओवर एक्शन हो गया तो होगा एडीआर। तो जब हार्ट पे अगर ज़्यादा हो गया तो टैकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, सीएनएस में गया तो हेडेक, रेस्टलेसनेस, ट्रीमर। अब फिर से अगर ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, सेरेब्रल हिमोरेज, कार्डियक अरिथमिया और एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। दिस आर ऑल द एडीआर ऑफ एड्रेनालिन, ठीक है। जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उनको ही आप ओवर एक्शन करके एडीआर लिख सकते हो, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं काउंटर इंडिकेशंस। अब एड्रेनालिन कहाँ नहीं देना है, तो सबसे पहले तो हाइपरटेंशन में नहीं देना है और अंजाइना में नहीं देना है, ठीक है। और कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में नहीं देना है। भाई पहले ही आपका हार्ट इफ़िशिएंटली पंप नहीं कर रहा है, उसमें भी आप अगर एड्रेनालिन दोगे, उसको बोलोगे भाई तो और ज़्यादा बीट कर, ज़्यादा ब्लड फ्लो करा, तो वो नहीं कर पाएगा ना। इसलिए एड्रेनालिन आप हार्ट फेलियर में नहीं दोगे, हाइपरटेंशन में भी नहीं दोगे और अंजाइना में भी नहीं दोगे। तो दिस वॉज अबाउट एड्रेनर्जिक्स। क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने पढ़े रिसेप्टर्स, दो टाइप के, अल्फ़ा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स, उनके टाइप्स अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो मैंने फिर आपको बताया अल्फ़ा 2 रिसेप्टर कहाँ होता है, काम क्या है। फिर मैंने बताया अल्फ़ा 1 रिसेप्टर की लोकेशन, क्या क्या काम करता है, मीडियासिस, रेडियल मसल्स, ये सब। और फिर हम आए बीटा रिसेप्टर्स पे। बीटा 1 मैंने आपको बताया हार्ट और किडनी पे, मैंने उसके हमने एक्शंस पढ़े। फिर बीटा 2 हमने पढ़ा स्मूथ मसल्स पे, मेनली वैसोडाइलेशन और ब्रोंकोडाइलेशन उसका एक्शन था। ब्लैडर पे भी क्या था, रिलैक्सेशन। और बीटा 3 रिसेप्टर हमने पढ़ा बाद में, एडिपोस टिश्यू पे था, लाइपोलाइसिस करा रहा था। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, उसका ट्रिक था कप बैंक, एक एक दो एग्जाम्पल तो भी एटलीस्ट आपको इसके याद करने। फिर हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एड्रेनालिन, मैंने बताया सारे रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है और इफेक्ट्स प्रोड्यूस कराएगा। तो फिर हमने क्या करा, सारे एक्शंस पढ़ लिए एड्रेनालिन के। सिस्टम वाइज हमने पढ़ा CVS, यहाँ पे हमने वैसोमोटर, रिवर्सल और रिवर्सल पढ़ लिया। फिर RS पे देखा GIT, ब्लैडर, CNS और I। फिर हम गए यूजेस में भी हमारी ट्रिक थी ABCDEFG, जिससे आपको यूजेस भी याद हो जाएंगे। फिर ADR के लिए हमने क्या बोला, जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसका अगर एक्सटेंशन हो गया तो आपका हो रहा था ADR। तो अगर आपको एक्शन से सबसे याद है, इनका ओवर एक्शन करके आप लिख दोगे ADR सारे, ठीक है। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन हमने 3 पढ़े,
हाइपरटेंशन, एंजाइना और कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर। तो ये था आपका एड्रेनर्जिक ड्रग्स। अब हमारा बस बचा है बीटा ब्लॉकर और अल्फा ब्लॉकर। ये हम एक लेक्चर में और कंप्लीट कर देंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।